नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों की। साथियों, संस्कृत की शिक्षण विधियां है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथियों, अगर आपने भाषा फर्स्ट या सेकंड में अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो जो लगभग 10% है वो शिक्षण विधियों के ही आने वाले हैं। साथियों, आज की वीडियो में हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम यहाँ पर प्रश्न की से प्रसंग व्याख्या के साथ यहाँ पर उत्तर बताने वाले हैं। साथियों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। साथियों, आशा करता हूं आपको यहां पर एक या दो पर्सन है आपको इसी वीडियो से आपकी रीट परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पर्सन की पहले की और हमारा पहला पर्सन है साथियों, व्याकरण शिक्षण प्रमुख विद्ये संति, यानी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या भाषा संदर्भ विधि। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों के अंदर ये तीनों विधि आती है, सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और भाषा संदर्भ विधि। साथियों, यहां पर सर्वे ऑप्शन रहेगा, यानी सभी का ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। साथियों, वाक्य देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियों में सहयोग विधि भी आती है, भाषा संदर्भ विधि भी आती है और पाठ्य पुस्तक विधि भी आती है, यानी ये तीनों जो विधियां है वो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आती है। तो यहां पर संस्कृत में ये तीनों ही महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती है। दूसरा सवाल है हमारे साथियों, शिक्षण विधि नहीं है, यानी इसमें से शिक्षण विधि नहीं है, आपको छांटना है। वाद विवाद ये एक शिक्षण विधि है, व्याख्यानम ये भी एक शिक्षण विधि है, भाषणम ये भी एक शिक्षण विधि है, सूक्ष्म शिक्षणम ये एक शिक्षण विधि नहीं है, यानी सूक्ष्म शिक्षण है वो शिक्षण विधियों के अंतर्गत यहां पर नहीं आता है, आप सभी को पता है। यहां पर इसका उत्तर देखेंगे, सत्य वाक्यों के साथ देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण विधियों के अंतर्गत यहां पर नहीं आती है। सूक्ष्म शिक्षण कोई विधि नहीं है, अपितु वाद विवाद, व्याख्यान और भाषण ये सभी शिक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका चौथा सवाल है, चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। यहां पर तीसरे सवाल की बात करेंगे। हमारे तीसरा सवाल है साथियों, किम विधेयम भवता यदि छात्रम अनुशासित। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि यदि छात्र अनुशासित है तो क्या आपको विधेय होगा। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन है तदेव उदाहरणे स्पष्टीकरणीयम, अनुशासनस्य महत्तम बोधनीयम, अनुशासित जने प्रेरणा स्वीकार्या और किमपि नैवे कृष्यति। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, ये दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि अनुशंस्य महत्तम बोध नियम है, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। यहां पर अगला साथियों देखो, वाक्य में क्या लिखा है, यदि छात्र अनुशासित नहीं होते हैं तो उन्हें अनुशासन का महत्व का बोध कराना हमें चाहिए, यानी अनुशासन के महत्व का बोध हमें कराना जरूरी होता है। आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही जवाब रहेगा। अगला साथियों, यहां पर लिखा है साथियों, हर बटिए पंचपदा विकसितम रूपम अस्ति, यानी हरबट की जो पंचपदीय प्रणाली है उसका विकसित रूप कौन सा है। हरबट की पंचपदीय प्रणाली है साथियों, इसका विकसित रूप हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पर वाक्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, मूल्यांकन विधि है या पाठ्यशाला विधि है। तो यहाँ पर हरबट की जो विकसित रूप की जो है वो आपकी मूल्यांकन विधि है, यानी आपका मूल्यांकन विधि वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हम इसकी वाक्य देख लेते हैं साथियों। वाक्य है, हर बटिए पंचपदी एक नवीन विधि है जिसका विकसित रूप है वो क्या है, मूल्यांकन विधि है, इसको माना गया है। हर बटिए पंचपदी पाठ योजना में इसे प्रयोग किया जाता है और यहां पर इन्होंने यहाँ पे कुल मिला के पंचपदी में 5 चरण यहाँ पे बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका विकसित रूप कौन सा है, मूल्यांकन। तो आपका ये वाला ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पांचवें सवाल की बात करेंगे साथियों, यहां पर लिखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी शिक्षण विधि का है। कविता शिक्षण प्रारंभिक कक्षा सु उत्तमो विधि अस्ति, यानी ये कह रहा है कविता शिक्षण के प्रारंभ में कक्षा में उत्तम विधि है। कौन सी विधि उत्तम रहेगी कक्षा शिक्षण में। ठीक है, भाषानुवाद विधि, व्याख्या विधि, गीत नाट्य विधि, दंडान्वय विधि, कौन सी विधि है जो इसमें महत्वपूर्ण रहेगी साथियों। तो कविता शिक्षण में प्रारंभिक कक्षा में उत्तम जो विधि रहेगी वो आपकी रहेगी साथियों दंडान्वय विधि। कौन सी रहेगी साथियों, दंडान्वय विधि। आपको पर्सन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आपको ऑप्शन पे टिक लगाना साथियों। तो यहाँ का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दंडान्वय विधि। हम इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं साथियों। व्याख्या में लिखा है, ये पद शिक्षण की विधि है। किस विधि है, ये पद शिक्षण की विधि है। साथ ही दंडान्वय विधि व्याकरण पर आधारित होती है और यहाँ पर दंड का वाक्य का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये दंड है ना साथियों, ये किसका प्रतीक होता है, ये वाक्य का प्रतीक होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपको दंडान्वय विधि, बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवादे विधि के उचित, यानी संस्कृत भाषा की शिक्षण में जो अनुवाद विधि है उसको किस नाम से हम जानते हैं। सूत्र विधि से, भंडारकर विधि से, व्याकरण विधि से या प्रायण विधि से।
तो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि है, उस विधि को हम यहाँ पर भंडारकर विधि के नाम से जानते हैं। तो आपका ये वाला जवाब बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। इसमें लिखा है व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी हम कहते हैं, और इसके प्रवर्तक कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। ये मोस्ट सवाल है साथियों, आप इसे जरूर याद करके जाए। अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल है साथियों, संस्कृत शिक्षणे प्रत्यक्ष विधि प्रयोगम कह कर्तव्याने, यानी संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग है ना, वो कहाँ पर होता है? ठीक है, किसने प्रयोग किया है? हमें यहाँ पे उनके जो प्रयोग करने वाले हैं उनका नाम बताना है। डॉक्टर स्टीव महोदय, डॉक्टर बेस्ट महोदय, डॉक्टर मैकडॉवल महोदय और डॉक्टर वीपी वोकिल महोदय। तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों डॉक्टर वोकिल महोदय। आपका चौथा सवाल है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यहाँ पर हम इसकी वाक्य देख लेते हैं साथियों, थोड़ी सी वाक्य देखेंगे। वाक्य है प्रत्यक्ष विधि भाषा में होती है और संस्कृत की ये एक सर्वश्रेष्ठ विधि भी है। प्रत्यक्ष विधि संस्कृत की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है और इसके जो प्रवर्तक है वो वोकिल महोदय है संस्कृत भाषा में। ठीक है, प्रथम प्रयोग है इन्होंने अंग्रेजी में इस विधि को, संस्कृत में ही ये चलती है अंग्रेजी में साथियों। ठीक है, तो इसके वोकिल महोदय हैं, इसके प्रवर्तक हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल है साथियों 8वां, प्रवचन विधि उपयोगे सार्थक के अस्ति, यानी जो प्रवचन विधि है उसका उपयोग कहां पर सार्थक है, यानी प्रवचन जो विधि है उसका उपयोग कहां पर सार्थक है, ये हमें बताना है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर। जो प्रवचन विधि है उसका प्रयोग है ना सबसे ज्यादा जो सार्थक होता है वो साथी होता है उच्च माध्यमिक स्तर। ये वाला बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यानी प्रवचन विधि का जो सार्थक उपयोग है वो आपका उच्च माध्यमिक स्तर पे रहेगा। यहाँ पे इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। प्रवचन विधि गद्य शिक्षण की विधि है। प्रवचन जो विधि है वो आपके गद्य शिक्षण की विधि है और इसका प्रयोग है वो उच्च माध्यमिक स्तर पे किया जाता है। यानी प्रवचन जो विधि है साथियों इसका उपयोग है वो उच्च माध्यमिक स्तर पे ही क्या रहता है? सार्थक रहता है। इसका सही जवाब बिल्कुल उच्च माध्यमिक स्तर रहेगा। साथियों इस तरह का अगर प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ के ही जवाब दें ताकि आपका जवाब बिल्कुल सही रहे। अगला सवाल है शिक्षण विधि नास्ति, यानी शिक्षण की विधि कौन सी नहीं? इससे पहला हमें जवाब आ चुका है साथियों, इसका पहला प्रश्न आ चुका है। शिक्षण है ये जो आपका क्या है? शिक्षण विधि नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा हमने यहाँ पे इस प्रश्न को पहले देख लिया था साथियों। अगले सवाल को देखते हैं। गद्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य भवती, यानी गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञानात्मकम, कौशलाकनम, रागात्मकम और या सर्वे। यानी गद्य शिक्षण में प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य साथी होता है ज्ञानात्मकम। ठीक है, पहला ही जवाब इसका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो ज्ञान प्रदान करना होता है साथियों, तो पहला ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। संस्कृत में इस तरह के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला सवाल है 11वां, आचार्य भरतानुसारम नाटक मंचन से शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य मस्ती। ठीक है, आचार्य भरत के अनुसार नाटक मंचन का जो शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य है विनोद जन्म में, विश्रांति जन्म में, हितोपदेश जन्म में या एतानी धर्मजन। यानी ये कह रहा है कि किसमें नहीं होता है आपको बताना है। यानी नाटक मंचन शिक्षण में प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है। तो देखो ये वाला उद्देश्य होता है विनोदे जननम, विश्रांति जननम ये भी होता है और हितोपदेश जननम ये भी होता है। यानी एतानी सर्वनम है ये आपका नाटक में नहीं रहता साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों देखो इसमें थोड़ा सा हमें देखना है, तीनों ही बिल्कुल सही जवाब रहेंगे, तीनों ही रहेंगे एतानी सर्वाणी, मतलब सभी आपका यहाँ पे इन तीनों का है। ठीक है, भरत मुनि ने यहाँ पे नाटक के 3 उद्देश्य बताए, यानी ये तीनों रहेंगे एतानी सर्वाणी, यानी सभी का ऑप्शन रहेगा। ये वाला बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों की व्याख्या देख ले थोड़ी सी। भरत मुनि ने नाटक के 3 उद्देश्य माने हैं। पहला उद्देश्य है हितोपदेश जननम, इसका अर्थ होता है व्यक्ति या समाज के लिए कल्याणकारी उपदेश। दूसरा है विश्रांति जननम, ये होता है व्यक्ति और समाज में शांति प्रदान करना। और तीसरा है विनोदे जननम, सभी का मनोरंजन करना। तो यहाँ पर ये 3 प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, कस्मिने विद्यो प्रश्ना विषय स्थाधारिता भवंती, यानी किस विधि में प्रश्न विषय को धारित होता है? खंडान्वय विधि, भाषानुवाद विधि, दंडान्वय विधि या एक और 2 उप। ठीक है, तो यहां पर इसमें थोड़ी सी हम वाक्य देखेंगे साथियों। इसमें लिखा है खंडान्वय पद शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है साथियों? पद शिक्षण की विधि है। और इस विधि में प्रश्न श्लोक की विषय वस्तु पर अर्थात साहित्य पर आधारित होता है। तो यहां पर इसका 1 और 2 यानी खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि ये दोनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। यानी कह रहा है कि इस विधि में प्रश्न श्लोक की विषय वस्तु पर यह आधारित रहता है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पर 13वां सवाल है साथियों। इसमें लिखा है पद शिक्षण अन्वय कितनी भी विधि भी प्राप्त, यानी पद शिक्षण में कितने प्रकार की विधि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रहती दवा भाम्य विधि, यानी 2 प्रकार की। ठीक है,
यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं साथियों, इसमें लिखा है पद शिक्षण में अन्वय दो प्रकार का होता है। अन्वय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है दंडान्वय व्याकरण आधारित, और एक होता है खंडान्वय यानी साहित्य आधारित। तो दंडान्वय होता है साथियों ये व्याकरण आधारित होता है, और खंडान्वय होता है ये आपका साहित्य आधारित होता है। तो यहाँ पर द्वि यानी दूसरा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है पाश्चात्य परंपरायाणाम शिक्षण विधि, यानी पाश्चात्य परंपराएं शिक्षण विधि कौन सी होती है? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पाश्चात्य जो परंपरागत शिक्षण विधि कौन सी है? भंडारकर विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, अभिनय विधि, या एक और दो दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों दोनों ही रहेंगे, एक और दो। ठीक है, तो यहाँ पर भंडारकर विधि और व्याकरण अनुवाद विधि ये दोनों ही पाश्चात्य परंपरा की शिक्षण विधियां कही जाती है। तो यहाँ पर भंडारकर पाठशाला विधि, व्याकरण अनुवाद या भंडारकर विधि ये दोनों ही क्या है? परंपरागत विधियां है साथियों। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा रहेगा, एक और दो बिल्कुल दोनों सही रहेंगे। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे भाषा शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि, यानी कह रहा है कि भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ठीक है, प्रत्यक्ष विधि है, निर्बाध विधि है, मातृ विधि है, या एते सर्वे। तो भाषा शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है आपका चौथा ऑप्शन रहेगा एते सर्वे, यानी ये तीनों ही क्या है? सही है, ये तीनों ही भाषा शिक्षण की विधियां है। हम यहाँ पे वाक्य देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि है जो कि वोकिल ने 1951 में दी है, भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। भाषा शिक्षण की क्या है? श्रेष्ठ विधि है ये प्रत्यक्ष विधि। और निर्बाध विधि और मातृ विधि है जो इसके ही क्या है? नाम है। यानी प्रत्यक्ष विधि को ही हम निर्बाध विधि भी कहते हैं और मातृ विधि भी कहते हैं। तो आपका एते सर्वे इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आपको ये याद रखना है। और ये संस्कृत में ही होती है। अगला सवाल है साथियों हमारा, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से मौखिक विद्या अपरम। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की जो मौखिक विधि है ना वो कौन सी है? यानी ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, या आगमन निगमन विधि। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण की विधि है वो आपकी कौन सी रहेगी? तो आप सभी को पता है साथियों ये प्रत्यक्ष विधि रहती है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि रहेगी? प्रत्यक्ष विधि। हम इसकी वाक्य देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की मौखिक जो विधि है इसका दूसरा नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। मौखिक विधि का दूसरा नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 18वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है 18वां सवाल है हमारा प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि के प्रवर्तक किसे माना जाता है? किलपेट्रिक महोदय, स्किनर महोदय, हर्बर्ट महोदय, या जॉन डीवी महोदय। प्रायोजना विधि के जो प्रवर्तक है वो आपके किलपेट्रिक महोदय होते हैं, या पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी किलपेट्रिक महोदय ने ही प्रायोजना विधि दी, जिसको हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं। 19वां सवाल है बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, क्रीड़ा विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, या कथा विधि। तो बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि है वो आपकी रहती है क्रीड़ा विधि, जिसे हम खेल विधि भी कहते हैं। ये बाल केंद्रित विधि है। और बाल केंद्रित विधि के प्रवर्तक जो हम यहाँ पे देखना है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है? फ्रोबेल। और मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ये आपको याद रखना है। और ये दोनों ही क्या है? बाल केंद्रित है। ठीक है, मॉन्टेसरी प्रणाली में आंख, कान, नाक यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, 20वां सवाल है सुग्गा विधि है। सुग्गा विधि क्या है? सुग्गा विधि का दूसरा नाम क्या है? पाठ्य पुस्तकम विधि, रचना विधि, लेखनम विधि, सूत्रणम विधि। तो सुग्गा जो विधि है ना साथियों, इसका जो दूसरा नाम है वो है पाठ्य पुस्तक विधि, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सुग्गा विधि का अन्य नाम आपका पाठ्य पुस्तक विधि भी कही जाती है। साथियों वाचन शिक्षण से सर्वोत्तम पद्धति का, यानी वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है ये आपको मैं बतानी है। ठीक है, वर्तनी अभ्यास, कार्यात्मक, लेखन, या सर्वे। यानी वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों ये वाला कार्य गत्या समन्वयम। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर। वाक्य में भी हम देख सकते हैं वाचन शिक्षण की जो सर्वोत्तम पद्धति है वो कार्य गति में समन्वय कहलाती है। अगला सवाल है हमारा 22वां, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति, यानी कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? यानी व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, ठीक है, संश्लेषण विधि, या विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, देखो यहाँ पर जो विश्लेषण विधि है ना ये व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? ये भी व्याकरण शिक्षण की है, आगमन भी व्याकरण की है, और संश्लेषण भी व्याकरण की शिक्षण विधियां है। तो इसकी वाक्य देख लेते हैं। विश्लेषण विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, अपितु निगमन विधि, आगमन विधि और संश्लेषण विधि है वो की व्याकरण शिक्षण की विधियां रहती है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका ये चौथा ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। 23वां क्वेश्चन है साथियों, गद्य शिक्षण से विधि रस्ती,
यानी गद्य शिक्षण की विधि है। यहाँ पर गद्य शिक्षण की विधि हमें बतानी है। आगमन विधि, उद्बोधनम, सूत्र विधि, निगमनम विधि। ठीक है, कौन सी विधि है जो गद्य शिक्षण की विधि है? तो यहाँ पर उद्बोधनम जो विधि है ये गद्य शिक्षण की विधि है। बाकी अन्य जो 3 विधियां है ये व्याकरण शिक्षण की विधियां है। आपको संस्कृत शिक्षण विधियों में थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। यहाँ पर ये हिंदी जैसी ही शिक्षण विधियां है, बस थोड़ा अंतर हो सकता है, कुछ नामों में अंतर है, बाकी सेम ही यहाँ पे है। तो ये गद्य शिक्षण की विधि है उद्बोधन विधि। बाकी ये जो 3 विधियां है ये आपके व्याकरण शिक्षण की रहेगी साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 24 नंबर सवाल है साथियों, पद शिक्षण से विधि रस्ती, यानी पद शिक्षण की विधि कौन सी है? ठीक है, तो गद्य शिक्षण आ गया, कविता शिक्षण आ गया, पद शिक्षण। पद शिक्षण ही कविता शिक्षण होता है, उसमें कौन सी विधि है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्याख्या विधि, प्रवर्तना विधि, तुलनात्मक विधि और या अन्वयी विधि। तो यहाँ पर जो पद शिक्षण की विधि है साथियों ये अन्वयी विधि है। आपका चौथा सवाल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 25वां सवाल है साथियों, विश्लेषणात्मक विधेय एका विधि रस्ती, यानी ये कह रहा है विश्लेषण विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? तो यहाँ पर विश्लेषण विधि के अंतर्गत देखो अनुकरण विधि, साहचर्य विधि, संयुक्त विधि या आगमन विधि। तो यहाँ पर विश्लेषण विधि के अंतर्गत जो विधि आती है वो आपकी संयुक्त विधि आती है साथियों। तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों ये वीडियो रीट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आज आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं साथियों और जल्द ही आपका 27 और 28 को पेपर भी होने वाला है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आपकी संयुक्त विधि आती है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है संस्कृत शिक्षण विधि का। अगला सवाल है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, सहयोग विधेय केने नामना ज्ञाति, यानी ये कह रहा है कि सहयोग विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है, यानी सहयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि, निगमन विधि, साहचर्य विधि या प्रायण विधि। तो यहाँ पर आगमन विधि का जो दूसरा नाम है वो आपका है साहचर्य विधि साथियों। तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सहयोग विधि का दूसरा नाम ही क्या है? साहचर्य विधि है, ये आपको याद रखना साथियों। यहाँ पर हिंदी शिक्षण में ऐसी सहयोग विधि का नाम नहीं, लेकिन यहाँ पे सहयोग विधि को हम क्या कहते हैं? साहचर्य विधि के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है साथियों, पूर्णात अंश से प्रति विधि रस्ती, यानी कह रहा है कि पूर्ण से अंश की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? पूर्ण से लेकर अंश की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? आगमना विधि, संयुक्ता विधि, निगमना विधि या विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर जो विधि है पूर्ण से अंश की ओर चलने वाली विधि है वो आपके साथियों विश्लेषण विधि है। चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पूर्ण से अंश की ओर ले जाने विधि आपकी है विश्लेषण विधि, बिल्कुल चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है अज्ञाताद ज्ञातनम प्रति कस्मिने विधि वर्तते। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली विधि किसे कहेंगे? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो विधि चलती है साथियों वो आपकी होती है निगमन विधि। कौन सी विधि है? निगमन। और आगमन विधि क्या होती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। लेकिन ये जो निगमन विधि है साथियों ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। क्या चलती है? अज्ञात से आपकी क्या चलती है साथियों? ज्ञात तक चलती है। ठीक है, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर भी चलते हैं। ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है नाटक शिक्षण से प्रमुख विधि अस्ति, यानी कह रहा है कि नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो कक्षा विनय विधि, व्याख्या विधि, आदर्श विनय विधि या सर्वे दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब जो रहेगा साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये रहेगी आदर्श अभिनय विधि। ये नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि के अंतर्गत आती है। तो आदर्श अभिनय विधि ये आपके नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि रहेगी साथियों। ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल भी रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते, यानी व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि किसे माना जाता है? ठीक है, व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि किसे माना जाता है? पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन निगमन विधि, अनुवादे विधि या मौखिक विधि। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो आपकी मानी जाती है साथियों आगमन निगमन विधि। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आपका तीसरा वाला जवाब बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है पद शिक्षण से विधि रस्ती शिक्षण, यानी कह रहा है कि पद शिक्षण से किस विधि का शिक्षण कराया जा सकता है, यानी पद शिक्षण में किस विधि
के माध्यम से हम शिक्षण करवा सकते हैं। वाक्य प्रयोग, गहन पठनम, भाष्य विधि या अनुलेखनम व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद शिक्षण की विधि है वो आपकी रहेगी भाष्य विधि। कौन सी रहेगी साथी? भाष्य विधि। और भाष्य विधि का जो दूसरा नाम कौन सा है साथियों? व्यास। भाष्य विधि का दूसरा नाम क्या है? व्यास विधि है। यानी भाष्य या जो व्यास विधि है वो पद शिक्षण की क्या है? विधि है। और ये तुलना और समीक्षा विधि का क्या है? एकीकृत रूप है। तुलना और जो समीक्षा विधि है उसका क्या है? एकीकृत रूप है। तो यहाँ पर भाष्य विधि और व्यास विधि साथियों एक ही है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें कह रहा है कि पद शिक्षण की विधि है। ठीक है, तो पद शिक्षण की कौन सी विधि है? भाष्य विधि। आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है, सवाल है दंडान्वय विदो दंडे काश्य सूचक। यानी ये कह रहा है दंडान्वय विधि में, यानी जो दंड है, दंडान्वय विधि में जो दंड शब्द है वो किसका सूचक है? किसका सूचक है? शब्द से का, अर्थ से का, लघुडेश्य का या वाक्यस्य का? ठीक है, तो दंडान्वय विधि के अंदर जो दंड है ना वो किसका सूचक है? तो वो आपके वाक्य का सूचक होता है साथियों। किसका होता है? वाक्य का। ये वाला बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथ ही हम वाक्य देख लेते हैं। दंडान्वय विधि पद शिक्षण की विधि है। दंडान्वय विधि क्या है? पद शिक्षण की विधि है। इसमें दंड वाक्य का प्रतीक होता है। क्या होता है? दंड किसका प्रतीक है साथियों? वाक्य का प्रतीक होता है। और ये विधि व्याकरण पर क्या होती है? आधारित होती है। तो आपका चौथा बिल्कुल सही जवाब इसमें रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है अनुवाद शिक्षणेशो उद्देश्य मस्ती। यानी कह रहा है कि अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यतानुपदम। यानी छात्रों की संस्कृत लेखन की योग्यता प्राप्त होती है। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम। यानी छात्रों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि होती है। शब्द कोशस्य वृद्धि भवती। यानी शब्द कोश में भी वृद्धि होती है। या सर्वमपि। तो यहाँ पर ये तीनों ही साथियों देखो, लेखन योग्यता भी आती है, शब्द भंडार वृद्धि भी होती है, शब्दकोश की वृद्धि भी होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी के सर्वमपि शब्द आपका लेता है। ठीक है, यहाँ पर साथियों वाक्य की बात कर लेते हैं। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य संस्कृत में संस्कृत लेखन की योग्यता, शब्द भंडार में वृद्धि और शब्दकोश में वृद्धि, इन तीनों में क्या होता है? ये बिल्कुल उपयोगी रहती है साथियों। ठीक है, अगले सवाल की बात करेंगे साथियों। 34वां सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न लिखितेषु पठन शिक्षण से विधि का नास्ति। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से पठन शिक्षण की विधि नहीं है। यानी पठन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? ठीक है, चित्र विधि, अनुकरण विधि, वर्णोच्चारण विधि या प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साथियों, पठन में क्या होता है? हमें श्रवण कौशल का विकास होता है साथियों। और पठन कौशल की जो विधि है वो आपकी है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है साथियों? प्रश्नोत्तर विधि नहीं है। ये पूछा आपको, नास्ति पूछा है, नहीं पूछा साथियों। क्या पूछा साथियों? नहीं, ये पठन शिक्षण की विधि नहीं है। तो प्रश्नोत्तर विधि है ना, ये पठन शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी चित्र विधि है, अनुकरण विधि है या वर्णोच्चारण, ये तीनों क्या है? पठन शिक्षण की विधियां है। यहाँ पे नास्ति पूछा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। नास्ति और अस्ति, अस्ति का मतलब तो है और नास्ति का मतलब नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। हमने यहाँ पे प्रश्न में पूछा है नास्ति नहीं है। जो कि प्रश्नोत्तर विधि क्या है? ये श्रवण कौशल की विधि, ये पठन कौशल की विधि नहीं है, श्रवण कौशल की विधि है। तो आपका चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसमें। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 35 नंबर जो हमारा सवाल है साथियों, इसमें लिखा है निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपे नास्ति। यानी निम्नलिखित में से अनुवाद का रूप नहीं है। देखो यहाँ पे नास्ति आ गया साहब, नहीं। नास्ति का मतलब क्या होता है साथियों? नहीं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना साथियों। अनुवाद का रूप नहीं है। अक्षरस्य अनुवाद, छायानुवाद, से ग्रंथानुवाद या तथ्यानुवाद। देखो यहाँ पर अनुवाद का जो रूप होता है ना वो होता है अक्षरस्य अनुवाद, ये होता है छायानुवाद, होता है से ग्रंथ अनुवाद होता है। बाकी तथ्य अनुवाद इसमें क्या होता है? अनुवाद अनुवादिश का रूप नहीं होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चौथा जवाब रहेगा। और हम यहाँ पे देख लेते साथियों, अनुवाद 3 प्रकार का होता है। पहला अक्षरस्य, तथ्यानुवाद और यहाँ पर साथियों छायानुवाद। तो साथियों यहाँ पे ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया साथियों, इसमें आपका ये वाला नहीं रहेगा गलत, से ग्रंथ अनुवाद ये गलत रहेगा। ये आपका अनुवाद का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा पहले बता दिया, इसको गलत बता दिया, लेकिन आपको यहाँ सही कर लेना साथियों। से ग्रंथ देखो 3 है, अक्षर, तथ्यानुवाद और छायानुवाद। ठीक है, तो यहाँ पर से ग्रंथ वाला ना ये अनुवाद का रूप नहीं है साथियों। आप थोड़ा सा इसे सही कर लीजिए। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर नवीन शिक्षण से पद्धत्यम व्याकरण से शिष्य सर्वाधिक उपयुक्त विधि मान्यते। ठीक है, ये कह रहा है
कि नवीन शिक्षण पद्धतियों में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि किसे माना जाता है? ठीक है, प्रायण विधि, सूत्र कंठस्थीकरण विधि, आगमन निगमन विधि या अर्थ बोधन विधि। तो इसमें कौन सी विधि आपकी रहेगी? तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ साथियों। इसमें यहाँ पर देखो, बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा साथियों आपका आगमन निगमन विधि। कौन सी है? आगमन निगमन विधि है, जो सर्वाधिक उपयुक्त है वर्तमान समय में। ये विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है और आगमन निगमन ही का ही ये क्या है, मिश्रित रूप रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों हमारा यहाँ पे, पद शिक्षण से प्रमुखे अंगे अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पद शिक्षण का प्रमुख अंग है। पद शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध या पठन बोध। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यानी पद शिक्षण का मतलब क्या होता है? कविता शिक्षण। कविता शिक्षण में क्या होता है साथियों? भावबोध होता है। क्या होता है साथियों? भावबोध होता है। देखो यहाँ पे देखो, वाक्य देख लेते पहले। रसानुभूति होती है एक तो, ठीक है, तो इसमें रसानुभूति का शब्द नहीं है। भावानुभूति होता है, तो देखो भाव का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, काव्य सौंदर्यानुभूति होती है, ये भी है। तो ये पद शिक्षण के क्या होते हैं? प्रमुख अंग या उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे भावबोध बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा, पहला बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। बाकी ये तीन है जो कि आपके पद शिक्षण के प्रमुख अंग यहाँ पर नहीं है। 38वां सवाल है साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है साथियों, इसमें देख लेते हैं। नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विद्या अनुसरण। ठीक है, कह रहा है कि नाटक शिक्षण का आदर्श नाट्य विधा का अनुसार कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा देखें नाटक शिक्षण के आदर्श की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अध्यापक के वाणया माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनय करोति प्रश्न अध्यापक के, यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पे इसको आप पढ़िए। ठीक है, और एक ये हो गया, और कक्षा निभय ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, अभिनय का रहेगा। नाटक शिक्षण में मुख्य आधार किसका रहता है साथियों? अभिनय का होता है। इसका जो सही जवाब रहेगा साथियों, ये वाला रहेगा। नाटक की बात हो रही है, कक्षा याम एवं छात्र नाटक से अभिनय करते जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा 39 नंबर सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कठिन शब्दानाम अर्थ बोधनाय युक्ति नामे उपयोगे क्रियते। यानी कह रहा है कि कठिन शब्दों का अर्थ बोध किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? यानी कठिन शब्दों के अर्थ बोध के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, दंडान विधो या परंपरागत विधो, किसका उपयोग हमारे यहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ बोधन के लिए गद्य शिक्षण में युक्तियों का प्रयोग करते हैं। किसके करते हैं? युक्तियों का। तो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ बोध में जो युक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो आपके गद्य शिक्षण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गद्य शिक्षण में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। साथियों यहाँ पे संस्कृत की जो शिक्षण विद्या है, जैसे हिंदी जैसी विद्या ही, आपको थोड़ा सा ही यहाँ पे दिमाग लगाना है। बाल गीतमे इति पदे पाठ्यस्य शिक्षणाय उपयुक्त विधि रस्ति। यानी ये कह रहा है बाल गीत के अंतर्गत पद में पाठ का शिक्षण कैसे उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, भाषण अनुवाद विधि होगी, दंडान्वय विधि होगी, खंडान्वय विधि होगी या गीता विनय। तो बाल गीत की बात हो रही है, तो ये तो कहाँ रहेगा? गीता अभिनय विधि में रहेगा। बिल्कुल ये इसका सही जवाब रहेगा। अगला है साथियों, यहाँ पे लिखा है का क्रिया पदे शिक्षण उचितो नास्ति। यानी किसकी क्रिया में पद शिक्षण में उचित नहीं है? ठीक है, प्रस्तावना का, बोध प्रश्ना का, मौन वाचना का या भाषा तत्वानाम ध्यानम का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पद शिक्षण में किसका उचित प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम पद शिक्षण के अंदर मौन वाचन का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं रहता, यानी मौन वाचन का उचित प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल के बाद 42 नंबर सवाल है साथियों, इसमें लिखा है आगमन विधे सोपानी संति। यानी ये कह रहा है कि आगमन विधि का सोपान क्या है? यानी आगमन विधि किस तरह से चलता है? आगमन का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण से क्या करती है? नियम की ओर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगमन विधि में सबसे पहले अध्यापक क्या करता है? तो यहाँ पर सबसे पहले अध्यापक क्या करता है साथियों? उदाहरण देता है। क्या देता है? उदाहरण देता है। फिर छात्रों क्या करता है? निरीक्षण करता है और फिर नियम का निर्माण करता है। तो पहला उदाहरण देगा, पहले वो उदाहरण देगा, उसके बाद वो निरीक्षण करेगा, उसके बाद में नियम का निर्धारण करेगा। तो पहला जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगमन विधि का जो सोपान है उदाहरण से नियम की ओर, और बीच में क्या होगा साथियों? निरीक्षण रहेगा। ये इसका बिल्कुल सही क्रम रहेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं व्याख्या में, आगमन विधि में सर्वप्रथम अध्यापक के द्वारा उदाहरण, फिर छात्रों के द्वारा निरीक्षण
और फिर नियम का निर्धारण यहाँ पे किया जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, आप इसे क्लिक कर सकते हैं दिमाग में। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है व्याकरण अनुवादे विदे विषय असत्यम कथन। ये कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद जो विधि है उसके विषय में कौन सा कथन है जो कि असत्य है, गलत कथन की बात करनी है। अस्य विदे, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, तो पहला आपका आ गया है साथियों, अस्य विदे प्रवर्तके भंडारकर महोदय, यानी इस विधि के प्रवर्तक भंडार महोदय। अत्र व्याकरणो प्रणि अनुवाद प्रोचे बलम भवति, अत्र अनुवादे प्रथमे व्याकरणम द्वितीयम, ठीक है, या आपटे महोदय अश्य समर्थन, ठीक है। तो ये गलत कथन की बात कह रहा है। तो इसमें देखो, तो आपका ये तीसरा ऑप्शन है गलत रहेगा। ये कह रहा है कि अनुवाद में प्रथम होता है और व्याकरण में क्या होता है, द्वितीय स्थान होता है, जबकि ये गलत है। अनुवाद में क्या होता है, अनुवाद में द्वितीय होता है, लेकिन व्याकरण में क्या होगा, प्रथम रहेगा साथियों। ये तीसरा गलत रहेगा, बाकी ये तीन आपके बिल्कुल क्या रहेंगे, इसे समर्थ रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका बिल्कुल सही, हम व्याख्या भी देख लेते साथियों। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण है ना, वो प्रथम स्थान पे होती है, तो यहाँ पर व्याकरण क्या है साथियों, दूसरे स्थान पे। व्याकरण क्या है यहाँ पे, दूसरे स्थान पे। अनुवाद क्या है, दूसरे स्थान पे होता है, जबकि व्याकरण यहाँ पे अनुवाद क्या है साथियों, प्रथम। तो ये वाला तीसरा ऑप्शन इसमें गलत रहेगा, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला सवाल है कविनाम निकटतम अद्वितीय, यानी कह रहा है कि यहाँ पर कवि नाम निकटतम अद्वितीय कौन है, गद्यम है, पद्यम है, नाटकम है, या अनुवादे व्याख्याम गद्यम है, ठीक है। कविता यानी गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है, गद्य को कवियों की क्या माना जाता है, कसौटी माना जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा कि कविनाम निष्कम वेदंती, यानी अर्थात होता है गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है। यहाँ पे कह रहा है किसको कवियों की कसौटी माना गया है, तो यहाँ पे गद्य को कवियों की कसौटी माना गया है साथियों। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के जरूर पढ़े इन प्रश्नों को, ठीक है। आपने पहले से वाक्य कर रखे तो आपको यहाँ पे साथियों आ रहे होंगे सवाल, सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों, आप जरूर इसे देखिए वीडियो को। 45 नंबर प्रश्न है कस्मिने विधि अन्यस्ता भाषाया, ठीक है, सहायता पक्षिता, यानी कौन सी विधि है जो अन्य भाषाई में सहायता प्रदान करती है। ऐसी कौन सी विधि जो अन्य भाषाओं में भी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। भंडार के विदो, प्रत्यक्ष विदो, पाठ्यपुस्तक के विदो, या समन्वय विधि। ऐसी कौन सी विधि है जो कि अन्य भाषाओं में भी क्या प्रयोग करती है, तो यह होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी रहेगी साथियों, प्रत्यक्ष विधि आपका बिल्कुल सही जवाब इसमें रहेगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या साथियों, प्रत्यक्ष विधि भाषा से भाषा में चलती है और इसमें अन्य भाषा की भी क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। प्रवर्तक कौन है इसके, वकील है। कौन है साथियों, इसमें वकील है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है कारक शिक्षण से सिद्धांत अस्ति, यानी कारक शिक्षण का सिद्धांत है, यानी कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है। कर्म सिद्धानम, अनुकरण सिद्धानम, बहुमुखी सिद्धानम, या स्वाभाविक सिद्धानम, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि शिक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ये पहला ऑप्शन है कर्म सिद्धांत। वाक्य है इसे अनुपात का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण का सिद्धांत कौन है, कर्म का सिद्धांत। ये पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 47वां सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है कस्मिने विदो प्रश्ना व्याकरण धारिता भवंती, यानी किस विधि को प्रश्न में व्याकरण की धारिता, व्याकरण को धारण करने की होती है, ठीक है। यानी दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, भाषानुवाद विधि, दंडान्वय विधि, या व्यास विधि, यानी कौन सी विधि है जो कि व्याकरण को क्या करती है, व्याकरण पर आधारित रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों दंडान्वय विधि। कौन सी विधि, दंडान्वय विधि। वाक्य देख लेते हैं। दंडान्वय पद शिक्षण की विधि है और ये विधि व्याकरण पर आधारित होती है। किस पे होती है, व्याकरण पर। और इसमें जो दंड शब्द है ना, वो किसका प्रतीक होता है, वाक्य का प्रतीक होता है। इसमें जो दंड शब्द होता है साथियों, किसका होता है, वाक्य का प्रतीक यहाँ पे माना जाता है। 48वां सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा। कस्मिने विदो सामाजिक अनुशासन स्वीकृतम, यानी किस विधि में सामाजिक अनुशासन का स्वीकृत किया जाता है, यानी उसे अपनाया जाता है। भंडार के विदो, प्रयोजन विदो, प्रत्यक्ष विदो, पाठ्य पुस्तक विदो, ठीक है। तो यहाँ पर किस विधि को समाज के अनुशासन में अपनाया जाता है, तो ये आपकी रहेगी साथियों प्रयोजन विधि। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा प्रयोजन विधि। वाक्य देख लेते हैं। प्रयोजन विधि में सामाजिक अनुशासन को स्वीकार किया गया है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। 49 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर लिखा है आगमन विधि भवती, आगमन विधि क्या करती है, ठीक है। अनुवादम, व्याख्या, प्रथम उदाहरणम तनोद नियमीकरण, प्रथम नियमीकरण तनुवाद उदाहरणम, ठीक है।
तो आगमन का मतलब होता है आ यानी उदाहरण, तो ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जबकि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है वो आपकी कौन सी होती है, निगमन विधि होती है। कौन सी विधि होती है, निगमन। तो आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर संस्कृत शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण सवाल थे साथियों। यहाँ पर आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। यहाँ पर जो संस्कृत शिक्षण विधियाँ है आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहती है, भले आपने भाषा फर्स्ट लेयर की है या आपने भाषा सेकंड लेयर की है, दोनों के लिए ये शिक्षण विधियाँ अति इंपॉर्टेंट रहती है साथियों। वीडियो आपको जरूर देखना है, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।